हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल माई एम यूपीएससी में स्वागत है। तो आज हम आपको केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर जैसे आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हमारा ये पहला वीडियो है, सो अगर आपको पसंद है तो आप इसे लाइक करिएगा। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो ये हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। समता का अधिकार है, राज्य का नीति निदेशक तत्व, स्वतंत्र का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। तो इसमें ऑप्शन सही है राज्य का नीति निदेशक तत्व, और ये नीति निदेशक तत्व आता है 39C के अंतर्गत। धन का केंद्रीकरण मतलब कि आप किसी चीज़ को इकट्ठा नहीं रख सकते। जैसे अगर बाजार में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि जैसे बाज़ार में आपने प्याज खूब खरीद लिया, इकट्ठा करके रख लिया, फिर बाज़ार में प्याज की कमी हो गई जिससे प्याज का रेट बढ़ गया और तब आप उसको बेचे, तो ये ब्लैक का सामान हो गया जो संविधान के विरुद्ध है। इसीलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व का। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है राज्य का नीति निदेशक तत्व। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो संपत्ति के अधिकार का यही स्थिति है कि यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन बी। और ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लाया गया है, भारत में संपत्ति का अधिकार, जो कि 1978 में 1978 में ये आया था। 1978 में आया था। इसका उल्लेख भाग 12 के अनुच्छेद 300A में इसका उल्लेख है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और फिर इसके आगे है क्वेश्चन हमारा 93वां क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो भारत की जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी वो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। और 94वां क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो संवैधानिक सरकार का आशय है कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, मतलब कोई सरकार जो संविधान की सीमा का पालन करके कार्य करता हो, संविधान का उल्लंघन ना करता हो, वही होता है संवैधानिक सरकार, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत के संदर्भ में हलबी हो और कोई पद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जनजातीय भाषा से। ठीक है, अब जनजातीय भाषा से संबंधित है, लेकिन आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हलबी हो कोई, ये एक ऑस्ट्रो एशियाई लैंग्वेज है जिसे झारखंड के सिंहभूम, उड़ीसा के मयूरभंज, केओंझर जिला और वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश के कुछ भागों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो फिर इसका आंसर है जनजातीय भाषा। और हमारा 96 क्वेश्चन है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों के विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18A के अंतर्गत उपाधियां हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है, ये भी सही है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। जी नहीं, 5 तक सीमित नहीं है। यहाँ पे ये आपका गलत है, थर्ड ऑप्शन केवल गलत है। आपका पहला और दूसरा दोनों सही है।
यहाँ पे 5 ना करके यहाँ पे है अधिकतम 3। किसी वर्ष विशेष में अगर आप एक वर्ष में देने जाते हैं तो अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार वितरित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि UNCDF और ऑर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। और कथन 2 है, शहरी वनों को बढ़ाते हुए और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सही कथन है? तो इसमें देखना है, तो इसमें जो कथन है वो सही है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जी। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो पहला कथन है, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का प्रथम विजेता था, तो ये बिल्कुल सही है। और अगला है, अब तक यह पुरस्कार अधिकतम फार्मूला 1 खिलाड़ियों को मिला है। जी बिल्कुल, फार्मूला 1 खिलाड़ियों को ही मिला है। और अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला। जी ये भी सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन तीनों सही है। और यहाँ पे बता दें, फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को 11 बार ये पुरस्कार दिया गया है। 11 बार ये पुरस्कार दिया गया है। और आपको ऊपर भारत रत्न में हम कुछ बताना चाहेंगे कि जी भारत रत्न में ये बताना चाहेंगे कि भारत रत्न रिसेंट में 2019 में दिया गया था। 2019 में दिया गया था। और आप नाम नोट कर लीजिए, जिन जिन लोगों को दिया गया था वे थे, उनका नाम था प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जी। और थे नानाजी देशमुख और थे भूपेन हजारिका जी। बस इतने लोग थे, इनके नाम आप नोट कर लीजिए, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जी आप देख लीजिएगा इसको। जी तो ये रहे नाम आपके, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन 99 क्वेश्चन पे चलते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया, अ न्यू वर्ल्ड है। इस ओलंपिक में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, एक और दोनों जी। ICI वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में लिखित में से कथनों पर विचार कीजिए।
अंतिम दौर पर पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते थे। तो उपयुक्त कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे न कथन 1 सही है, न कथन 2 सही है। जी बिल्कुल। तो हमने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बता सकते हैं, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगली बार हम कोशिश करेंगे आपको 100 क्वेश्चन कराने की। सो थैंक यू वेरी मच।